कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 18 ऐसे एमपी कंस्टिट्यूंसी है जहां मथुआ समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। और ममता बनर्जी ज्यादा के उसको कहती थी उन समाज को कि अगर आपने सीएए का फॉर्म भरा तो आपकी जो है वो नागरिकता तो ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो है वो शक के दायरे में आ जाएंगे, आपके पास में ये कानून नहीं होगा, आप यहाँ पे जमीन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब एग्रेसिवली कैंपेन में पीएम मोदी ने, अमित शाह ने यह बताना शुरू किया कि सीएए को कोई हटा नहीं सकता, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता, ये पूरे उन सारे शरणार्थियों के लिए है जिसने आज विभाजन का दंश झेला है, जो भारत में शरण लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा था। वो ऐसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन ऐसे कम्युनिटी के लिए ये भारत शरण देने की बात कही है, उनको नागरिकता देने की बात कही है। तो सबसे जब भारत सरकार का ये स्टैंड क्लियर हुआ है तो वहां भी समाज में ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो ममता बनर्जी शुरू से उठाती रही थी, वो मुद्दों पर ममता बनर्जी खुद घिरती हुई नजर आ रही थी। चंद्रशेखर, बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने पिछले जो चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं वो ग्राउंड पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर चुनाव भी कवर किए हैं। विशाल, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में ओबीसी वाला मामला भी सामने आया। ये जो दोनों मामले हैं, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, कितना कुछ वहाँ पर, खासकर अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, पिछले दिनों हमने संदेश खाली भी देखा, इसका असर वहाँ के जनमानस पर कितना है? जी चंद्रशेखर, आज आपने बात की संदेश खाली की जो एक महिला है जो शिकार हुई उस उत्पीड़न की और उसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, और रेखा पात्रो जो कैंडिडेट है बीजेपी की, उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं इनके भाषण को सुन के बहुत अभिभूत हुआ हूँ और टीएमसी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस तरह का भाषण दे सके। और ये हमने बीजेपी ने इनको कैंडिडेट बना के ये बता दिया है कि नारी की अस्मिता को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आपने बात की भ्रष्टाचार की, तो अगर आप बंगाल के अलावा ओडिशा और बिहार को भी अगर आप इसमें मिला लें, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है बिहार और उड़िया, ये तीनों स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं, और 40 सीटें आपके बिहार की, 21 आपकी उड़ीसा की और 42 आपके बंगाल की। तो बीजेपी ने यहाँ पर फोकस रखा करप्शन और अपीजमेंट, और करप्शन और अपीजमेंट को लेकर बीजेपी बुलडोज कर रही है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस इलाके में फोकस कर रहे हैं, खासतौर से बंगाल में, और 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, आज से शुरू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री पूरी एनर्जी के साथ लोगों के बीच में जाते हैं। कल भी उनकी रैलियां हैं, यहाँ पर जनसभाएं हैं, और काकद्वीप पे जहां मैं खुद मौजूद रहूंगा वहां पर प्रधानमंत्री फिर से एक बार लोगों से मुखातिब होंगे। बार बार वो एक ही बात को उठा रहे हैं कि आप जो लोग हैं बंगाल के, वो एक जुझारू लोग हैं, बंगाल के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। बंगाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा योगदान दिया है, बावजूद इसके आज जो आम बंगाली है वो छोटी छोटी चीजों के लिए, बेसिक एम्यूनिटीज के लिए तरस रहा है। और उसकी वजह ये है कि जो ममता सरकार है, करप्शन और अपीजमेंट के अलावा उन्होंने एक काम ये भी किया कि सेंट्रल की जो स्कीम्स थी उसको उन्होंने ब्लॉक किया, और जो केंद्र की योजना है उसको आम जन तक नहीं पहुंचने दिया, गरीब तक नहीं पहुंचने दिया। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री बार बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है करप्शन को लेकर वो बहुत ज्यादा हमलावर है, और उन्होंने कहा कि एक एक चीज का मैं हिसाब लूंगा और आपसे जो छीना गया है वो आपको मैं दूंगा। मैं बंगाल में कुछ वक्त से हूँ और बंगाल में बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है, खासतौर से जो ओबीसी को लेकर, जिसमें बंगाल भी शामिल है, और उन्होंने ये अपीजमेंट के तहत किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि आप रिलीजन के बेस के ऊपर आप जो है रिजर्वेशन दो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि देखिए
ये जो टीएमसी है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है या फिर टीएमसी है, ये कभी बोलते हैं कि हम अलग अलग है, कभी हम कहते हैं कि नहीं हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 1 तारीख की मीटिंग में नहीं आ सकती क्योंकि इलेक्शंस है और दूसरा साइक्लोन का भी इफेक्ट है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हमारी सरकार यहाँ पर नहीं है अभी, बावजूद इसके हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने पूरी तरह से मेहनत की है और हमने साइक्लोन को अच्छे से कंट्रोल किया। उसके डिजास्टर मैनेजमेंट की भी उन्होंने तारीफ की। आज एनडीआरएफ की भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि केंद्र हर संभव सहायता कर रहा है। तो प्रधानमंत्री बार बार ये बताना चाहते हैं बंगाल के लोगों को, खासतौर से बंगाल की महिलाओं को, कि बीजेपी को अगर आप चुनते हैं तो बीजेपी आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, बीजेपी आपकी बेसिक एमिनिटीज की गारंटी लेता है, आपके खाने से लेकर आपके किचन और आपके घर। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सिर्फ 4 दीवारी और छप्पर नहीं देता, मोदी जो आपको देता है वो आपको एक घर देता है, एक किचन देता है, एक वॉशरूम देता है, ताकि आप इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को जी सके। और यही बंगाल के लिए बहुत जरूरी है। और बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बार बार वो हवाला देते हैं किस तरह से टाटा को यहाँ से मूव करना पड़ा नंदीग्राम से, और किस तरह से नेफ्ट रूल के अंदर फैक्ट्रीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ताले लग गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो बंगाल में बढ़ा, बावजूद इसके कि उसके पास सारी चीजें हैं, उनको रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो बंगाल डिजर्व करता है हम बंगाल को वो दें, और ये तभी संभव है कि आप अपना वोट इधर उधर डाल के वेस्ट ना करें। अगर आप सीपीएम में भी वोट डालते हैं तो भी वो इंडिया अलायंस के थ्रू टीएमसी के पास जाएगा, लेकिन अगर आप बीजेपी को वोट डालते हैं तो उससे मेरे हाथ मजबूत होंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका जो छीना गया है वो मैं आपको सूद समेत लौटाऊंगा। चंद्रशेखर। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करें। उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। प्रधानमंत्री इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं, भारी संख्या में वहाँ पर सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये आपको हम दृश्य कोलकाता से दिखा रहे हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर आज जो ममता बनर्जी की ओर से जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जब हमने सीपीएम को ख़त्म कर दिया तो बीजेपी को भी हम ख़त्म कर देंगे, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी की एक वक्त जो लड़ाई थी वो सीपीएम से थी और वो दौर था जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम का शासन हुआ करता था। तो क्या ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है? चंद्रशेखर, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं उससे पहले आज ये अगर आप कलकत्ता में हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो जब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और वो उस कलकत्ता में आज पीएम मोदी है, तो आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी का एक पैतृक इलाका है। पैतृक इलाका मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर बीजेपी के शीर्षक पुरुष का नाम अगर ले 2-4 में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहला नंबर आते हैं। और उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कलकत्ता में अगर आप पीएम मोदी है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर में एक अपना वो भाव है जो अपने संस्थापक के उस शहर में, उस इलाके में है। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बातों को जब हम आप देखते हैं कि एक जम्मू कश्मीर की जो आप आज देख रहे हैं बदली हुई हालत, और नया कश्मीर की आप बात करते हैं आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के, तो वो लड़ाई लड़ने वाला भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश, एक विधान, एक निशान का संकल्प लेके वो जब जम्मू कश्मीर में वो क्रॉस किए थे, कठुआ बॉर्डर से वहाँ लखनपुर बॉर्डर क्रॉस किए थे, तो शेख अब्दुल्ला सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। नेहरू जी की सरकार थी केंद्र में और उसके बाद रहस्यमय तरीके से जब उनको अरेस्ट करके रखा गया था तो उनकी मौत हो गई थी। तब से बीजेपी का वो स्लोगन जारी रहा और वो जारी रहा पिछले 40-50 साल तक कि जो जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आपको याद होगा बीजेपी ने अपने स्तुति भाव में उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सामने में रखा और पीएम मोदी जब जब भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सबसे पहला नाम लेते हैं। तो बीजेपी का ये पश्चिम बंगाल से एक वो पुराना नाता है
संबंध है जो ममता बनर्जी सिर्फ एक डायलॉग देके उसको नहीं खत्म कर सकती। वहां बीजेपी की जड़ें हैं, वहां बीजेपी के लिए वहां पे संघ का एक बड़ा काम है। साथ साथ बीजेपी के साथ साथ जब हिंदू संस्कृति की बात आप करते हैं, उसके सारे संस्थापकों के भाव में, आदि पुरुष के भाव में आप पश्चिम बंगाल के इस कलकत्ता के, नॉर्थ कलकत्ता के सेंटर में आप देख सकते हैं, जहां रामकृष्ण मिशन से लेके आप नरेंद्र स्वामी विवेकानंद मिशन से लेके आप जितने, जिसको ममता बनर्जी अभी कह रही थी कि ये सन्यासी नहीं बीजेपी के एजेंट है, तो इसी रोड पे पिछले एक हफ्ते बाद पहले आपने देखा होगा कि रैलियां साधु संतों ने निकाली थी, एक बड़ा प्रदर्शन किया था जिसपे प्रधानमंत्री मोदी अभी जा रहे हैं उसी रोड पे। तो ये भाव एक है, लोगों को इस बात का हमेशा अंदेशा रहती है कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण में शायद भारत की जो भारतीयता है, सनातन की जो संस्कृति है, वो कहीं से खत्म होती जा रही है। जब ये मोदी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ रामनवमी भी होंगे और दूसरे उत्सवों की तरह यहाँ भी हिंदुस्तान के जो उत्सव है वो मनाए जाएंगे, तो ये लोगों को आह्लादित करता है, जिससे ममता बनर्जी सरकार ने पिछले वर्षों में छीन लिया था। तो आप इस बात को, ममता बनर्जी के उस दावे की कोई अहमियत नहीं रहती है। जहां तक रही बात कि ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है इंडिया गठबंधन में, वो एकला चलो के साथ साथ जब वो एक फ्रंट पे आती है, जैसे 1 जून को इंडिया गठबंधन ने अभी अपना एक मीटिंग कॉल किया है और ममता बनर्जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि मुझे इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं जाना है, हमारी अपनी और पहले से शेड्यूल्ड है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के नेतृत्व में, जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरह से गठबंधन को अपने हाथ में लिया है, तो ऐसे गठबंधन में ममता बनर्जी नहीं जाएगी। और ममता बनर्जी ने इसके संकेत इलेक्शन में लास्ट फेज में दे रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब वो ये भी कह रही है कि हम गठबंधन में नहीं है। तो ममता बनर्जी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में जो एकला चलो का है, वो उनका एग्जिस्टेंस का सवाल है। और एग्जिस्टेंस का सवाल इसलिए भी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ये 14 साल का जो टेन्योर शासन रहा है, वो अपने लोएस्ट स्पॉट में है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जितने भी रैलियां हैं, उस रैली में जब वो सारी चीजों का लोगों के सामने में रखते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि और ममता बनर्जी सरकार की उपलब्धि, जब पीएम कहते हैं कि हम जो भारत का, जो विकसित भारत की बात करते हैं, वो पश्चिम बंगाल के बिना विकसित भारत का संकल्प कैसे पूरा होता है। आज का जो भारत है, वो भारत आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक विकसित भारत के रूप में भारत की एक पहचान बनी है। और उसमें जब एक ग्लोबल हब पर भारत बना है, टूरिज्म को लेके, टेक्सटाइल को लेके, डिजिटल को लेके, नए नए इन्वेंशन को लेके, उसमें बंगाल कहाँ रह गया है। तो जो बंगाल इंडस्ट्री के रूप में आप कह सकते हैं पूर्वी भारत का या पूरे नॉर्थ इंडिया का एक सेंटर होता था, वो ममता बनर्जी के सरकार में 1 रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। तो ये बात लोगों को, इस भीड़ में, लोगों की इस ललक में प्राइम मिनिस्टर मोदी से वो उम्मीदें जगती है। वो उम्मीदें जगती है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में खास करके शहरी इलाकों में ये अब लगने लगा है कि शायद पीएम मोदी के रास्ते पे इन सारे शहरी इलाकों का वही जो एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है भारत के अन्य शहर, उस शहर का दर्जा भी कभी पश्चिम बंगाल का भी होगा। उस शहर का जो डेवलपमेंट है कभी देश के दूसरे राज्यों के बड़े शहरों की तरह होगा। ये ललक भी आपको कलकत्ता के इस रैलियों में दिख रहा है, इस रोड शो में दिख रहा है। जो ये सारी चीजें जो है वो आप एक देश के फलक पे जब देखते हैं और पश्चिम बंगाल कैसे पीछे छूटता गया है, तो लोगों के सामने में आज पीएम मोदी है जो एक उम्मीद जगाती है, एक भरोसा देता है। और यही भरोसा जो है लोगों को इतने भारी तादाद में आप देख रहे हैं कलकत्ता के इस व्यवसायी और एक इस शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रोड के दोनों बगल में लाखों लोग जमा हुए हैं। तो ये एक उम्मीद की मोदी है और मोदी की जो गारंटी है वो सच में देश के आम लोगों को इस मन में बताता है कि कोई गारंटी का मतलब मोदी की गारंटी होती है। चंद्रशेखर, ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें तो बीजेपी की ओर से बार बार ये भी आरोप लगाए गए कि पश्चिम बंगाल में राज्य की मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें से एक आरोप ये था कि
जो प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो हो रहा है, इसको लेकर के भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय ने आज सवेरे 2 वीडियो भी डाले थे और उनका आरोप ये था कि आधी रात के बाद ममता बनर्जी के निर्देश के तहत कोलकाता पुलिस प्रधानमंत्री के रोड शो के मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर बनाए गए स्टेज को हटा रही है। उनके पास सारी मांगे हैं, वो अस्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अनुमति भी नहीं देंगे। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, जो पश्चिम बंगाल सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग को लेकर के सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी जब वहाँ पर ED की छापेमारी या इस तरह की बातें आती हैं, CBI की छापेमारी की बात आती है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है इस बार? देखिए चंद्रशेखर, जब हम पिछड़े राज्यों की बात करते हैं तो बिहार और बंगाल का नाम जरूर आता है। और मैं दोनों जगह मैंने चुनाव कवर किया और मैंने दोनों जगह देखा कि वाकई में अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये 2 स्टेट ऐसे हैं जो काफी पीछे छूट गए हैं और खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा गरीबी और पिछड़ापन देखने को मिला। आपने बात की सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात जरूर है और खुद हमारे सहयोगियों ने इस बात को महसूस किया। आज प्रधानमंत्री की रैली थी और उससे पहले पुलिस कमिश्नर कोलकाता ने एक आदेश निकाला कि ये ऐसा लगता है, हमारे पास ऐसी खबर है कि यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं, जिसको देखते हुए कलकत्ता में 28 मई से लेकर 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। और इसका पूरा जो गेम प्लान था वो समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री के कैसे जो प्रोग्राम है उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और DD न्यूज जो कि प्रधानमंत्री के सारे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से कवर करता है, तो काफी दिक्कतें आई हमारे DSCG लगाने में। उन्होंने अड़चनें पैदा करी, कैमरे के राइजर नहीं बनाने दिए और बार बार उन्होंने हमको परेशान करने की कोशिश की। तो ये जो ट्वीट में जो बात कही गई है वो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसे बता रहा हूँ कि वो उसको क्वांटिफाई करता है कि काफी जो है पुलिस का जो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन है उनके पास उनके सुपर बॉसेस से, तो उसके तहत जो है ये एक जरूर कोशिश की जाती है। लेकिन उस कोशिश के पीछे चंद्रशेखर हमको ये बात समझना होगा, ठीक है ये बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है, लेकिन इतना जरूर है कि ये TMC के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। और चूंकि ममता बनर्जी का एक लंबा राज है, एंटी इनकम्बेंसी काफी डेवलप हो चुकी है, संदेश खाली के नाम पे पूरा उनका एक धब्बा लगा उनकी सरकार के ऊपर कि ये महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा नहीं कर सकती सरकार, जो माँ माटी मानुष का नारा देती है, जो एक ब्रिज का नाम भी माँ के नाम पे रखती है। और ऐसे में अगर माँ सुरक्षित नहीं है तो फिर महिला मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब है। तो ये एक अस्तित्व की लड़ाई है TMC के लिए। और अब जबकि प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी भी पूरे कलकत्ता में जगह जगह रैलियां कर रही हैं और काफी जगह हमें ट्रैफिक कंजेशन भी देखने को मिल रहा है, डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा है। और वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि चेक एंड मेट किया जाए। प्रधानमंत्री के हर मूव को चेकमेट करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी और उनके पार्टी फंक्शनरी, और इसमें उनके साथ स्टेट गवर्नमेंट का पूरा मशीनरी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं बंगाल के चुनाव की, तो मैं इतना जरूर बता दूं चंद्रशेखर की मैंने बात की थी, एक महिला कैंडिडेट है जून मालिया, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव के अंदर हिंसा होती है, लेकिन अगर TMC के लोगों को, मिदनापुर से वो कैंडिडेट थी, मैंने उनसे पूछा कि क्यों बार बार बंगाल का नाम हिंसा से जुड़ता है खासतौर से चुनाव के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे को प्रोवोक करेंगे BJP वाले तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे और हम अपने लड़कों को रोक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर माना कि TMC के जो काडर है वो हिंसक हो जाता है, वो अग्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। और मैंने खुद इस बात का मैंने एक्सपीरियंस किया जब मिथुन दा, जिन्हें यहाँ पर मिथुन दा कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो था अग्नि मित्रा पॉल के समर्थन में, जब वो मिदनापुर में रोड शो कर रहे थे तो अचानक TMC के काडर की तरफ से पानी की बोतलें फेंकी गई और एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई और ऐसा लगा कि हिंसक हो सकता है, लेकिन पैरामिलिट्री के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से उसको कंट्रोल में किया गया। तो यहाँ पर जो चुनाव है
है उसका सारा दारोमदार जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर आ गया है और उनको ये देखना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेट पुलिस जो है वो कई जगह ये देखा गया है कि वो अपना रोल अच्छे से नहीं निभा रही है और वायलेंस को कंट्रोल करने भी वो इनकेपेबल रही है और फेल भी हुई है। तो ऐसे में छठा चरण आपने देखा, पांचवा चरण आपने देखा, छठा चरण आपने देखा, छठे चरण में एक आदमी की मौत हुई और जगह जगह आगजनी हुई और झारग्राम के तो जो कैंडिडेट है डॉक्टर टूडू, उनके सिक्योरिटी पर्सन को, उनके पीएस को, उनको चोट भी आई। तो ये अब 7वें चरण में जो बिल्कुल क्लाइमैक्स है, ऐसे में जो टेम्पर्स है वो बहुत हाई है और ये अगर सेफ और फ्री एंड प्रिपेयर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर सेफ भी अगर चुनाव आयोजित हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की और चुनाव आयोग की, क्योंकि डर इस बात का है कि अब 7वें चरण जो आखिरी बचा है जिसमें कलकत्ता में चुनाव होना है, कहीं हिंसा और न बढ़ जाए। चंद्रशेखर। हाँ बिल्कुल विशाल, विनोद जी हमारे साथ बने हुए। विनोद जी, बंगाल की राजनीति का हिंसा का इतिहास रहा हुआ है, कभी वहाँ सीपीएम के कार्यकर्ताओं और तृणमूल के कार्यकर्ताओं में झड़प देखी जाती थी, काफ़ी हिंसा देखी जाती थी। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि 6 फेज़ हो चुके हैं और कोई बड़ा ऐसा मामला आया नहीं। हालांकि छठे फेज़ का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त बीजेपी के एक उम्मीदवार को तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की थी, उसकी गाड़ियां तोड़ दी थी, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके सर में भी चोट आई थी। हिंसा और बंगाल की राजनीति और हिंसा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है? आज का जो थीम है, आज का नॉर्थ कलकत्ता का जो ये आप देख रहे हैं रोड शो पीएम मोदी का, तो बड़ा ही सुंदर सा नाम है बंगाली मोने मोदी। बंगाल के मन में मोदी जो है वो इस थीम से आज का ये रोड शो का आप जब नजारा देखते हैं और जब मैं देखता हूँ रोड शो के दोनों के साथ में चलते हुए लोगों का हुजूम और उसके साथ में जो वहाँ लोकल आर्टिस्ट सब का जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उस कारवा को आगे बढ़ाते हुए लोकल लोग वहाँ पे चल रहे हैं अपने नृत्य और अपने आर्ट का प्रदर्शन करते हुए, तो आप कह सकते हैं कि बंगाल के मन में मोदी जो है वो एक यहाँ के सीन में एक आपको एक अलग सा तस्वीर बनाते हुए दिखता है। इस दृश्य को जब आप देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का जो इतिहास रहा है रक्त रंजित बंगाल का, तो उसमें आपको लगता है कि बंगाल जो है उन सब चीजों से एक आगे बढ़ना चाह रहा है। आगे मैं इसलिए बढ़ना चाहने की बात आपको कह रहा हूँ कि उस समय में जब पश्चिम बंगाल में यह आरोप ममता बनर्जी पे हमेशा लगता रहता है कि टीएमसी का ये जो पश्चिम बंगाल के पुलिस फोर्स है वो एक तरह से उसके कार्यकर्ता बन जाते हैं इलेक्शन के प्रोसेस से लेके और इलेक्शन के पोलिंग तक पे। लेकिन इस बार जब इलेक्शन कमीशन की वहाँ इस कॉन्फिडेंस देने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो वहाँ व्यवस्था है और उसके साथ साथ में वहाँ पे इतने सैकड़ों वहाँ ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंट्रोल तो कम से कम इलेक्शन कमीशन का है। उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कोई शको शुबा की बात होगी। हाँ, एक चरित्र रहा है वहाँ इस तरह का जो दंगे और फसाद का चरित्र रहा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्री पोल और पोस्ट पोल में इस तरह की संभावनाएं बनती है। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जब पीएम मोदी आज भी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो उनके कार्यकर्ता है वो जिस कार्यकर्ता जिस भाव से एक उठ खड़े हुए हैं इस सरकार को खप करके तृणमूल सरकार के अगेंस्ट में, तब आप इस तरह की चीजें नहीं चलता है, ये विरोध ज्यादा दिन नहीं चलता है जब जनमानस उठ खड़ा होता है। जैसे आपने संदेश खाली में देखा, जब सारी महिलाएं एक गांव की उठ खड़ी हुई तो ममता बनर्जी के सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की बातें धरी की धरी रह गई थी। तो जब लोग खड़ा होता है, जब आप इस भीड़ को देखते हैं छतों पे, आप जब देख रहे हैं कि सड़कों पे निकले हुए लोग रोड शो में प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिवादन करते हुए, तो बंगाल के मन में मोदी का जो ये थीम है, तो आप ये महिलाओं को चीयरिंग करते हुए जब आप देखते हैं तब आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जिसका एक संकेत प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस नॉर्थ कलकत्ता के इस रोड शो में आप देखते हैं। तो ये साधारण सी बात नहीं है। ममता बनर्जी एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाली महिला है, कोई दो मत नहीं है इसमें। माँ माटी मानुष की राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी अच्छी जगह बनाई थी। खास करके आप अभी भी कह सकते हैं कि शहरी इलाकों में बीजेपी की पैठ नहीं हो पाई थी,
पिछले 2-3 इलेक्शन में गांव में बीजेपी की फाइट बहुत जबरदस्त है। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने पिछली बार भी 18 सीटें जीती थी। अगर वोट परसेंटेज में आप 2019 का ले तो टीएमसी का 43% था, तो बीजेपी ने वहां 41% वोट सिक्योर किया था। तो सिर्फ 2% बीजेपी अभी पीछे रही है 2019 में। इस बार का नजारा इतना बदला हुआ है, जब आप कह सकते हैं कि अगर ये शहरी मतदाता जिस रोड शो के से आप गुजर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ये लास्ट फेज होने वाला चुनाव है, उस चुनाव में शहरी मतदाताओं का एक बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो इसका नतीजा आप कह सकते हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2019 के मुकाबले में 2024 में बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट होने वाला है। इसलिए पीएम मोदी कहते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा अगर बीजेपी कहीं से बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होगा। वो कॉन्फिडेंस आपको इस रोड शो से में भी दिखता है। अगर पश्चिम बंगाल के शहरों में, खासकर के कलकत्ता राजधानी में, लोगों का ये हुजूम आप देखते हैं, लोगों की इस हुजूम की उत्सुकता देखते हैं, लोगों की एक ललक देखते हैं, बंगाली मोदी के लिए ये आप एक जोश देखते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि बंगाल के मन में मोदी है। और इस मोदी होने के जो वजह है वो सिर्फ एक नेतृत्व के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में जो अव्यवस्था के पिछले इतने बरस रहे हैं और लोगों ने जिस तरह से देखा है, चाहे वो टीचर्स की नौकरी के मामले में हो, जब आपने देखा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,000 टीचर्स की नौकरी को एक तरह से सस्पेंड कर दिया था, उसको टर्मिनेट कर दिया था। इसी तरह के आपने सरकारी योजनाओं में देखा कि पश्चिम बंगाल, वहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगभग सारे जो ये फ्लैगशिप स्कीम थे उसमें उन्होंने एक तरह से सीबीआई इंक्वायरी लगा दी है। तो ये लोगों ने वहां देखा है, करप्शन का हालत देखा है, पूरा बंगाल का जो डेवलपमेंट है एक तरह से सीज पड़ा हुआ है। और जब ये सीज पड़ा हुआ है तो लोगों की एक उम्मीद अगर इस दौर में दिख रहा है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से दिख रहा है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बंगाली मोने मोदी, बंगाल के मन में अगर मोदी है तो इसकी झलक आप पीएम के इस रोड शो में, कोलकाता के इस रोड शो में देख सकते हैं, लोगों के इस उत्सुकता में देख सकते हैं, लोगों की इस ललक में देख सकते हैं कि फूल बरसाते हुए लोगों का जो आप देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कारवां चलते हुए देख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब शहरी इलाकों में बंगाल के मन में मोदी है तो जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाकों में तो मोदी का और बीजेपी का बेस तो पहले से बना हुआ है। और ये बेस जब बीजेपी का बनता है तो 2024 आप सच में अगर आप माने तो बंगाल, पश्चिम बंगाल एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। इसकी झलक भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आज के कलकत्ता रोड शो में हम पाते हैं। चंद्रशेखर जी। विनोद जी, ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा जो 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने, और उसके बाद इसको लेकर के जो राजनीति शुरू हुई, एक तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर हमला किया तो टीएमसी ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने कई जजों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने भी हमला किया, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का गला घोंटा गया है बंगाल सरकार के द्वारा। ये कितना बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो? देखिए, पीएम मोदी लगातार अपनी जनसभाओं में कहते रहे हैं कि हमारा कोई मुस्लिम विरोधी एजेंडा नहीं है, लेकिन साथ साथ जब वो बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है, तो वो किसी भी हालत में धर्म के आधार पे आरक्षण की बात नहीं होने देंगे जो गैर संवैधानिक है। तो जब पीएम मोदी ने जब इनके जो इंडिया गठबंधन खासकर के टीएमसी के साथ साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये एक तरह से लगातार एक मुद्दा उठाया था, इसको बनाया था कि आरक्षण खत्म हो जाएंगे, उसके बाद का नतीजा आप देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जजमेंट ने ये पूरे नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया। ममता बनर्जी ने पिछले 2010 के बाद से लगभग 110 जातियों को, ओबीसी जातियों को ओबीसी के कैटेगरी में रखा है, नई जातियों को लाया था। अब उस 110 जातियों में अगर 78, 72, 72 अगर चंद्रशेखर जी वो सीधे मुस्लिम कम्युनिटी से है तो आप कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे ओबीसी के आरक्षण के साथ में एक अन्याय है। 120 जातियों में अगर 72 सीधे सीधे मुस्लिम जातियों का आता है तो आप कह सकते हैं कि दूसरे ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है उसके कोटे में कितनी सीटें रह जाती है। मतलब 70 से 72% आप कह सकते हैं कि सिर्फ ओबीसी में सिर्फ मुस्लिम जातियों के लिए रिजर्व हो जाती है।
तो ये सवाल कोलकाता में, खासकर के पश्चिम बंगाल में एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि लोगों का एक चर्चा में है कि लोगों को ये लगने लगा है कि आप चोर दरवाजे से, आप धर्म के आधार पे ये आरक्षण की बात करके आपने एक तुष्टीकरण की राजनीति की है। इस आरक्षण को आप एपीजमेंट की राजनीति आपने की है, जो कांग्रेस ने कर्नाटक में की है, आंध्र प्रदेश में की है, तेलंगाना में की थी, केरल में सीपीएम सरकार ने की थी। तो इस तरह का जहां जहां जिस पार्टी को लगा है उसने अपने इस आरक्षण को बैकडोर से लाने की कोशिश की है। तो ये ओबीसी को लेके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं